दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने शौक को अपनी ज़िंदगी का जीने का जरिया बना लेती है, जिसकी वजह से उसकी 5 साल की एक बच्ची हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अब चली जाती है। लेकिन उसी में एक ऐसा कांड हो जाए जिसकी सुनकर हर किसी का कलेजा भी कांप जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम कि इस टीडीबा चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में एक ज़िला है जालौन, और ठीक उसी से सटा हुआ एक माधवगढ़ अब कस्बा पड़ता है, और ठीक उसी से ही सटा हुआ एक सिरसा दोगड़ी जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अश्विनी दुबे होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है राधा, लेकिन उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होता है, जिसका नाम सहानी होता है, और इधर एक छोटा बेटा होता है जो मौके पर गोद में ही खेलता होता है। लेकिन इधर अश्विनी देवी जो होते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उनके पास कुछ खेतिहर ज़मीन होती, उसी जाकर अब मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब सुबह निकलते तो शाम को जो होता तोड़ तक मेहनत करके घर वापस लौटते थे। अश्विनी दुबे के अपने पिता होते हैं इधर ओम प्रकाश दुबे, वह भी बुजुर्ग हो चुके होते हैं। वहीं पास खेत के बगल एक झोपड़ी होता, उसी में अपना रात बिरात रहकर अब जानवरों का रखवाली किया करते थे। तो तरीके से उनका मान सम्मान जो होता है अपने घर में होता है, लेकिन उनके पास कुछ पालतू जानवर होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ी बहुत अब दूध की आमदनी हो जाती थी। अब उसे परिवार का खर्चा भी चल जाया करता था। कैसे न तैसे चलकर अश्विनी दुबे का जो परिवार होता है खुशीमय होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आपात आ जाता है जिसकी वजह से पूरा परिवार तहस महस भी हो जाता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 4 अप्रैल का ही साल 2023 का। अब दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त अश्विनी दुबे जो होता है अपने खेत में से लौटता है। और दोपहर के टाइम पे नाते धूप होता है। अब वह खाना पीना खाने के लिए, आराम फरमाने के लिए अपने जब घर में पहुंचता है तो अपनी पत्नी राधा को देखता है, लेकिन वह अपनी बेटी को नहीं देखता है। तो उसी समय कहने लग जाता है कि सहानी बच्ची नहीं दिखाई पड़ रही, वह कहाँ गई है। तो राधा कहती है कि वह अपने अब दादा के पास गई हुई है, लेकिन काफ़ी घंटे बीत के बाद लौट के आई नहीं है। यह बात जैसे ही अश्विनी दुबे सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है अपने पिता ओम प्रकाश दुबे की झोपड़ी में पहुंचते हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि अरे सहानी बिटिया यहाँ आई हुई है, तो अश्विनी दुबे की यह बात सुनकर उसी समय ओम प्रकाश दुबे अब स्तंभ रह जाते हैं कि आखिर जो होता है हमारी पोती कहाँ चली गई, जब यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकती है। लेकिन इधर लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। ओम प्रकाश अश्विनी दोनों मिलते हैं, गांव में आने के बाद इसकी खबर राधा को देते हैं, और राधा खबर पाती है उसी समय तो उसके मन की आशंकाएँ भी जन्म ले लेती है कि आखिर हमारी जो बच्ची होती है सहानी अब कहाँ जा सकते हैं बिना बताए। अब इधर राधा अपने पड़ोसियों के पास जाती है। अश्विनी दुबे ओम प्रकाश जो होते हैं गांव में काफ़ी लोगों के घर जाते हैं, लेकिन घर में हर घर पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी के घर जो होता है सहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब इसकी खबर जो होता है पूरे गांव में फैल जाती है। पता चलता है कि दुबे की जो बच्ची होती है मौके पर सहानी अपने घर से लापता हो गई। इस तरह की जानकारी पाने के बाद गाँव के लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, और काफ़ी लोग आते हैं अश्विनी दुबे के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है उनकी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, उनके साथ मिलकर उनकी बेटी का तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी बेटी का आता पता नहीं चलता है। और जब शाम का टाइम होने वाला होता है तो गांव के काफ़ी लोग होते हैं, लोग तरह तरह की राय मशवरा भी देते हैं, और उसी वक्त अश्विनी दुबे जो उनको लेते हैं और अपने खेत खलिहान में जाते हैं, बगीचों में जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होता है जहाँ पर घना थोड़ा बहुत बगीचा होता है वहाँ भी पहुँच जाते हैं।
तालाब जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी साहनी का कुछ अता पता अब नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अब रात का 10 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो ओम प्रकाश अपने बेटे को समझाते बुझाते कहने लग जाते कि बेटा तुम इसी समय कोतवाली चलो। अब इधर अश्विनी दुबे जो होता अपने पिता की बात मानता है, कुछ हितकारियों को साथ लेता है और कोतवाली माधवगढ़ पहुंच जाता है। अब वहाँ के इधर कोतवाल साहब होते हैं अब विमलेश कुमार, उनके सामने जब पहुँचते विमलेश कुमार ओम प्रकाश को देखते हैं, अवस्था को देखते कर एक कुर्सी देते हैं, उनको पकड़ा देते हैं और ओम प्रकाश उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनसे तौर तरीके से पूछताछ करते हैं तो इधर जो होता है अश्विनी दुबे पुलिस के सामने होता है। तो अश्विनी दुबे से पुलिस की जो टीम होती है पूछने लग जाती है। अश्विनी दुबे के आंखों में पहले से आंसू निकलने लग जाते कि साहब हमारी जो बच्ची है दोपहर 12 बजे से ही कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और यह बात जैसे ही इधर पुलिस की जो टीम होती सुनती है कि आखिर एक बेटी का मामला हुआ, अभी 5 साल की बच्ची के न जाने क्या उसके साथ इस समय क्या बीत रहा होगा, हो रहा होगा। काफ़ी सारे अपने मन में कल्पनाएं ले लेते हैं, तरह तरह के विचार भी रखते हैं और सारी बात की जानकारी जो होता है इधर अश्विनी दुबे दे देता है। और देने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है अश्विनी दुबे की बच्ची शाहनी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और क्योंकि यह मामला गंभीर होता है और इसी वक्त इस जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और वायरलेस को द्वारा जितने भी नज़दीकी अब थाने होते हैं और सभी लगभग अस्पताल होते हैं उसमें भी सूचना भिजवा देते हैं। और इस चीज़ की जानकारी देने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आ जाती है और एक टीम लेती है अब सिरसा दोगड़ी गांव पहुंचती है और वहां जाकर काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चलता है। पूरी रात बीत जाता है, लेकिन अश्विनी दुबे और राधा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में ही बिना खाना पिए किए और उसी समय ओम प्रकाश अपने परिवार को लेकर अपनी बच्ची अपनी पोती की तलाशी करने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी जगह खोजबीन कर दी, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से आती है। अब उस इलाके के रहने वाले जितने भी बिगड़ेले लड़के होते हैं, दबंग किस्म के होते हैं, शंका जाहिर करते हुए पुलिस की जो टीम होती है उससे पूछताछ करती है अपने हिसाब से, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस की टीम मुखबिरों को बेलर कर देती है और मुखबिर लग भी जाते हैं, काफ़ी खोजबीन करते हैं, पूरे गाँव वाले भी लग जाते हैं साहनी की तलाशी करने के लिए। काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन तब भी साहनी के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजे का वक्त होता है तो उसी वक्त अब गांव के कुछ लोग होते हैं, गांव के कुछ लोग जो होते हैं, गांव के बाहर एक अर्धनिर्माण अस्पताल होता है, उसी के बगल काफ़ी सारे केले होते हैं और वहीं एक कपड़े का गट्ठर बनाकर कोई वस्तु रखा होता है। वह जो व्यक्ति होते हैं उस कपड़े के पास रखे हुए अब गट्ठर के पास पहुंचते हैं और खोलने की जब कोशिश करते उसमें एक बच्ची की डेड बॉडी निकलती है और उसकी शिनाख्त कर लेते कि यह तो साहनी है। और उसी वक्त गांव के लोग इसकी सूचना ओम प्रकाश दुबे को देते हैं। ओम प्रकाश दुबे खबर पाते हैं, पाने के बाद इधर अपने बेटे अश्विनी दुबे पर अपनी बहू साहनी को लेते हैं और उसी वक्त उसी नवनिर्माण अस्पताल के पास पहुंचते हैं। और राधा जैसे देखती है और इधर अश्विनी दुबे जैसे देखते हैं तो वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब माधवगढ़ कोतवाली में दिया जाता है। वहाँ के कोतवाल साहब अवधेश जैसे ही खबर पाते हैं विमलेश कुमार उसी वक्त अपनी टीम को लेकर सीधा का सीधा घटना पर पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद बच्ची की बॉडी को जब करीब से देखते हैं तो एक कपड़ा के गट्ठर में वो बच्ची बंधी होती है, मुंह पे कुछ कपड़े होते हैं, लेकिन शरीर की जब तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं तो पता चलता शरीर के कोई भी हिस्सा जख्मी नहीं होता है। पुलिस की टीम बड़े में पड़ जाती, लेकिन हाँ कान से कुछ ब्लड बाहर निकले होते। पुलिस की टीम को शंका हो जाता कि बस इस बच्ची की जो मौत हुई है सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम उस मामले को उस वक्त बड़ी गंभीरता से लेती है और मामले को गंभीर होता देख लेती है। तभी उसी वक्त आनन फानन में बॉडी को पंचनामा भरवाती उठाकर अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में भेजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम इस केस के खुलासा करने के लिए उसी वक्त लग पड़ जाती है और उसी वक्त जो होता है अश्विनी दुबे ओम प्रकाश को लेकर अब थाने पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद ओम प्रकाश अश्विनी दुबे से दोनों से पूछताछ करती है कि आखिर आपको क्या लगता है आपकी बेटी का किसी के साथ क्या दुश्मनी है। ओम प्रकाश जी आप ही बता दीजिए आपकी पोती का किसी के साथ क्या दुश्मनी है या आपकी पुरानी रंजिश हो। ओम प्रकाश जो होते बेधड़क करने लग जाते कि साहब हमारी जो अपनी बहू है राधा उसका जो चर्या है ना, जो चरित्र है बड़े ही दबे किस्म की है। हमारे ही पड़ोस का रहने वाला इधर नेत्रपाल सिंह होता है साहब, हमारे घर उसका आना जाना काफ़ी दिनों से है, इसकी जानकारी हमें थी और हमारे बेटे अश्विनी दुबे को भी थी।
जिसके लिए हमारी बहू के ऊपर काफ़ी पहरा लगाए हैं और हमें यकीन हो गया कि हमारी पोती की हत्या कोई और नहीं, हमारी अपनी बहू राधा और नेत्रपाल सिंह ने ही मिलकर की। और पुलिस की टीम जैसे इस मामले को बड़े ध्यान से ओम प्रकाश के द्वारा सुनती है, उसी वक्त तहरीर देते हुए एक लिखित ले लेती है और उसी वक्त जो था बिना टाइम गंवाए राधा के पास पहुँचती है। दूसरी टीम नेत्रपाल सिंह के घर पहुँचती है, धावा बोलती है और दोनों को कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है और वहाँ दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है और दोनों से जब पूछताछ किया जाता है तो दोनों के जो बयान होते हैं तुरंत बदले बदले दिखाई देते हैं और दोनों का कुर्सी एक सामने कर कर आ जाता है। और पुलिस की टीम जब दोनों से पूछती है तो बिना किसी आगे सख्ती दबाव के पुलिस के सामने दोनों के दोनों टूट जाते हैं, क्योंकि कोई दोनों में से शातिर मुजरिम होता नहीं है जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। लेकिन पुलिस के सामने इधर एक नवजात बच्ची की हत्या के बारे में जो सच्चाई बता दे, सुनने के बाद हर किसी माँ का कलेजा, एक पिता का कलेजा होता पूरी तरह से तार तार हो जाएगा। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना ज़िला है वैसे जालौन और ठीक उसी का एक ऐतिहासिक कस्बा है और कालपी और ठीक उसी पर एक स्टेशन पड़ता है, उसी का रोड है। वहीं वो रोड पे रहने वाले नरेश कुमार तिवारी जी होते हैं, उनके अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं जिसमें दोनों की दोनों बेटियां होती हैं। लेकिन इधर नरेश कुमार तिवारी जो थे मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी पल रही दोनों बच्चियां जिसमें बड़ी बेटी राधा होती है और छोटी बेटी सुधा होती है तौर तरीके से मान सम्मान के साथ अपने घर में रहा करती थी। लेकिन इधर नरेश कुमार तिवारी के पास कुछ है दुधारू पशु भी होते हैं और कुछ उपजाऊ ज़मीन भी होते हैं। लेकिन उसी पशु की बदौलत जो होता है उनके पास काफ़ी सारे दूध होते थे जिसकी वजह से उनकी आमदनी हो जाया करती थी। उसी से उनके पल रहे दोनों बच्चियों का तौर तरीके से पालन पोषण हो पाता था। लेकिन दोनों बच्चियां पास एक स्कूल होता है, अब उसी में जाकर मौके पर पढ़ाई किया करती थी। लेकिन समय के हिसाब से पढ़ाई करते करते हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर लेती और जब पास कर लेती तो उसी वक्त जो बड़ी बेटी होती है राधा पूरी तरह से खूबसूरती में ढल जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब राधा के जो सपने होते हैं वह बड़े ऊँचे ऊँचे होने लग जाते। उसके सपने होते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारा अपना पति होगा, एक नौकरी पेशा होगा और हमें रोज़ मार्केट ले जाएगा, तौर तरीके से हमें शॉपिंग कराएगा। काफ़ी तरह की ख्याल जो होती है राधा अपने मन में वहीं बुनने लग जाती है और सपने देखते देखते लगभग सालों का सालों वक्त निकल जाता है। अब इसी बीच जब अब नरेश कुमार तिवारी को आभास होता कि हमारी जो बेटी है राधा अब पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो उसी वक्त हुआ फैसला लेते हैं कहीं आगे चलकर कुछ अनहोनी होना हो जाए, क्योंकि खूबसूरती के काफ़ी सारे चर्चे राधा के नाम से गांव में होते थे। उनके मन में कुछ थोड़ी बहुत ख्याल आने लग जाते, जिसकी वजह से अब सोचते हैं अब अपनी बेटी की शादी कर दिया जाए और अपनी बेटी को अपने ही ससुराल भेज दिया जाए। तो तरीके से इस चीज़ की जिक्र अब जाकर नरेश कुमार तिवारी जो होते हैं अपने रिश्तेदारी को दे देते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं अब इधर राधा के रिश्ते के लिए तौर तरीके से लड़का देखते हैं, लेकिन राधा के मुताबिक जो होता है कोई लड़का नहीं मिल पाता। ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा सालों को सालों वक्त निकल जाता है और तभी नरेश कुमार तिवारी के एक अपने खास रिश्तेदार होते हैं। उन्हीं रिश्तेदार के द्वारा पता चलता कि ठीक अपने ही ज़िले के जो इधर माधवगढ़ पड़ता है कस्बा, उसी कस्बे से जुड़ा हुआ एक सिरसा दोगड़ी गांव है। उसी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश है, उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा है और यही अश्विनी दुबे जो अपने पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में लगा पड़ा रहता। पढ़ाई के बाद उसका जो मन होता है पूरी तरह से ऊब सा जाता है बाहर की दुनिया में, जिसकी वजह से अपने पिता के साथ वह किसानी गिरी भी करना शुरू कर देता है। तो तरीके से मेहनत करने लग जाता, जिसकी वजह से अश्विनी दुबे को अपने गांव में काफ़ी मान सम्मान मिलता है, क्योंकि अश्विनी दुबे के हिसाब से अगर किसी की मदद की ज़रूरत हो तुरंत भाई दिल खोल के अश्विनी दुबे खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से अश्विनी दुबे को अपने गाँव में मान सम्मान मिला करता था। लेकिन इधर जो होता है जैसे ही अब नरेश कुमार को पता चलता है अश्विनी के बारे में एक एक बात की जानकारी, और तुरंत सोच लेते हैं कि आखिर ऐसा दामाद हमारी बेटी के लिए कतई मिल नहीं सकती है। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 7 साल के लगभग आसपास है अपनी बेटी की जो शादी होता है अब जाकर अश्विनी दुबे से करवा देते हैं। लेकिन राधा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है उसकी जो खूबसूरती होती है भाई 4 चाँद पर होती है। उसके जो नखरे होते हैं काफ़ी अलग होते हैं, हट्टी कट्टी होती है। लेकिन शादी के जैसे हफ्ता भर बीते उसी वक्त राधा को आभास हो जाता है कि अरे यहाँ आकर हम तो बहुत बुरी अवस्था में फंस गए, क्योंकि हमने ऐसा कतई सपने में ना सोचा था कि हमें ऐसा अब पति मिल सकता है। क्योंकि इधर अश्विनी थोड़ा बहुत सावलेपन में था, लेकिन हाँ जब राधा को पता चलता है कि इधर अश्विनी के पास सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं
और सिर्फ वह किसानगिरी में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। आखिर हमारे जो शौक़ है वह कहाँ से पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत कट्ठा पट्ठा जो अश्विनी के पास ज़मीन थी उसी से उसका घर पर चल पाता था। लेकिन इस चीज़ की जानकारी जब राधा को लगता है तो पूरी तरह से अपने सारे सपने वहीं ठप कर देती है। सोच लेती है कि हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से अब यहीं बीतने वाला है, क्योंकि उसको भी अपने पिता के मान सम्मान की जो स्वभाव की है देखभाल करनी थी, जिसकी वजह से अश्विनी के साथ अपने अब पति पत्नी की तरह रहने की मंजूरी ले लेती है और रहना शुरू कर देती है। और रहते रहते कैसे ना कैसे चलकर अब कुछ साल के वक्त जब बीतता है तो राधा टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है, और जिसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम अब इधर साहनी हो जाता है। एक छोटा बेटा होता है जो अभी गोद में होता है। लेकिन समय जब बीतता है तो इधर शाम का जब टाइम होता है तो अश्विनी जो होता है अपने खेत में से दिन भर थका मारा हारा अपने घर पहुंचता, पूरा देह जो होता है टूटा फूटा होता है और खाना खाता चारपाई पर लेट जाता है। और राधा थी सख्त की ज़रूरत और पहुंचती चारपाई के पास, और जैसे ही रात वाले अपने पति के सारे खौफ की मांग करती तो पता चलता उसको दुखों का सामना करना पड़ जाता। राधा समझ जाती है कि अब वह वक्त अब नहीं दे पाएगा हमारा अपना पति, जिसकी वजह से अपने पति से मनमुटाव शुरू कर देती है। और मनमुटाव के बीच ऐसा समय आ जाता कि दोनों के बीच और मनमुटाव होने लग जाते हैं। लेकिन राधा की जो अब तलाशी होती है नए मर्दों के लिए होती है। अब राधा भी आए दिन लग जाती है कि आखिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी है, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी संभलना चाहिए। हमारी जो शौक़ है इस घर गृहस्थी में रहकर तो ना बीतने वाले हैं। राधा इसी ख्यालों में कैसे न कैसे जीती है। लेकिन इसी बीच जो होता है अश्विनी दुबे के ही अब पड़ोस का रहने वाला होता है अब नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल जो होता है अपनी ज़िंदगी बिन शादी के गुजारता है। उसके माता पिता होते हैं लेकिन उसके पास काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन हो, जिसकी वजह से उसके रंग रूप जो होते हैं जो फैशन होते हैं काफ़ी तौर तरीके वाला होते हैं। लेकिन इधर एक दिन अश्विनी जो होता है मौके पर खुद जाकर नेत्रपाल सिंह के घर पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो उसी वक्त उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद उसके ही साथ जो होता है अपने ही कमरे में दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब नेत्रपाल सिंह जो होता है अब सामने राधा को पाता है, राधा भले 2 बच्चों की माँ होती है लेकिन उसकी जो नज़रें होती है तुरंत भांप लेती है कि आखिर मर्द की चाहत जो होता है हमारे ऊपर कैसे आ रही है। और इस तरह का अंदाज़ा लगाने के बाद वहीं राधा जो होती है अब नेत्रपाल से दोस्ती बनाती है, और इधर नेत्रपाल भले जल्दी जो होता है जाकर अब इधर सीधा का सीधा अश्विनी से दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती करने के बाद अश्विनी के साथ जो होता है शाम के टाइम घर आने लग जाता है। आते आते जो होता है घर की सारी हालत के बारे में जानकारी ले लेता है, हंसी टुटोले भी करना शुरू कर देता है, और राधा को भी बड़ा अच्छा लगता है। और एक दिन होता कुछ ऐसा ही है, और राधा एक दिन साप्ताहिक बाजार जाती है और वापिस जब लौटने लग जाती तो रास्ते में जो उतरा नेत्रपाल अपनी बाइक लेकर वहीं मिल जाता है। और नेत्रपाल जैसे राधा को देखता है वो उसके जरा मुस्कुराहट आदित करने लग जाती है कि भाभी जी आपके हाथ में बड़े वजन सामान है, आप तो इतने वजन सामान उठा नहीं सकते, आपके नाजुक जो होते हैं अंग आपको ऊपर भारी पड़ जाएंगे, यही सब बात कहता है। और कहने के बाद जो होता है तौर तरीके वाली बात राधा के सामने जब रखता है तो राधा भी उसके बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़ती है। और मुस्कुराहट जब बढ़ती है नेत्रपाल देखता पूरी तरह से फिदा सा हो जाता, कहने लग जाता आपको अब हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपको हम घर छोड़ देंगे। और लेकिन जैसे ही बात होता है, बात होने के बाद अब उसी वक्त राधा उसके बाइक में बैठ जाती है। लेकिन पूरे रास्ते जो होता है ऐसी ऐसी बात होता है कि राधा अपनी पूरी दिल की बात निकाल कर अब नेत्रपाल के सामने रख देती है। और नेत्रपाल सुनता है, उसी समय समझ जाता कि नेत्रपाल हमारी जो मनसा है वह मनसा ठीक हमारी भाभी के मन में ज़रूर है। इसी बात को लेकर बातें करते करते अब कमरे पर पहुँच जाते हैं। और वहीं पहुँचते ही तुरंत जो होता है इधर अश्विनी दिखाई देता है। अश्विनी को देखने के बाद जाकर वहीं पास नेत्रपाल खड़ा होता है तो उससे कुछ बात करता है, वहाँ से चला आता है। लेकिन फिर कुछ हफ्ते को बीतता है, और बीतने के बाद जो होता है एक दिन जैसे ही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो अश्विनी जो होता है अपने घर से खेत बाड़ी के लिए निकल जाता है बिना खाना लिए। और इधर अब राधा टिफ़िन पैक करती लेकर निकल जाती है और खेत में टिफ़िन लेकर पहुंचती है। लेकिन वहीं पर अश्विनी खाना खाना शुरू कर देता है, और वापस लेकर जब लौटती है तो रास्ते में जो होता है एक मेड़ पर खड़ा हुआ अब नेत्रपाल दिखाई देता है। नेत्रपाल जैसे ही अब राधा को देखने के बाद वहीं उसकी तारीफ़ करता है कि भाभी जी आप तो बड़ी मेहनती कसी औरत हैं। लेकिन उस वक्त इधर राधा कह देती ना हम तो हैं लेकिन हमारे पति मेहनती कस तो यहाँ पर हैं और घर में ना है। इस तरह की बात सुनकर वहीं जो होता है अब नेत्रपाल समझ जाता है, और समझने के बाद
इधर रास्ते भर ऐसी सी बात करता है, पूरी बात करते करते कमरे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही राधा देखती कि अब जो होता नेत्रपाल जाने वाले, नेत्रपाल को वहीं कह देती है कि आपको हमारे घर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेवा पानी आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं और आपको हम आज कॉफ़ी पिलाएंगे। यह बात सुनकर नेत्रपाल हम ही भर लेता। पता चलता है इधर राधा के घर में उसकी अपनी बड़ी बेटी होती नहीं है, क्योंकि वह लगभग 4.5 साल के आसपास क्रॉस कर चुकी होती है। स्कूल जाती है, प्राइमरी स्कूल होता है, उसी मौके पर अब पढ़ाई करती है। और इधर घर में अकेला व्यवहार देखकर नेत्रपाल घुसता है, लेकिन वहीं कुछ मिनट के अंदर चाय लेकर पहुंचती है, चाय पिलाती है। दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है वहीं नेत्रपाल अपने प्यार का इजहार अपने ही भाभी, पड़ोसी भाभी अब जाकर राधा के सामने करता। राधा तनिक भी संकोच नहीं करती है और वहीं हामी भरती है और बेडरूम में ले जाती, वहीं रिश्ते को अंजाम देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अश्विनी दुबे के गैर मौजूदगी में इधर जाकर नेत्रपाल और साथ में राधा के बीच चलने लग जाता है। यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीतता है, जिनके प्रेम संबंध के अब जो चर्चे होते हैं पूरे गाँव में हो जाते हैं। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। इसकी खबर जाकर अब राधा के ससुर ओम प्रकाश को लग जाता है। वह भी लगता है तो एकदम सनत रह जाते हैं, उसी निगरानी में लग जाते हैं। और तभी एक दिन अपने ही घर में से जो होता है अब नेत्रपाल को निकलते देख लेते हैं। उनके मन में जो शंका था कि में बदल जाता है और उसी की जानकारी लेने को अपनी इधर अब जो पोती होती है अब साहनी से पूछताछ करते हैं। साहनी का लग जाते हैं कि हाँ अंकल जब घर में आते हैं तो हम लोगों को पैसा दे देते हैं और हम चकली लेने के बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम लौटते हैं तो अंकल उस समय घर में मौके पर बैठे होते हैं। लेकिन यह बात जब सुनते ओम प्रकाश सारी बात समझ जाते हैं, अपने बेटे अश्विनी को खबर देते हैं। अश्विनी जब खबर पाता है आकर अपनी पत्नी का उसी समय हालचाल लेना जब शुरू कर देता है। इधर जैसे ही बात राधा सुनती करने लग जाती कि ना हमारे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो था वो सही था, क्योंकि जब उधर हमारे ससुर जी घर पर आए ना तो उस समय नेत्रपाल था और वह एक कस्सी लेने के लिए आया हुआ था और लेकर चला जाता। बस उसी को देखकर उनके मन में शंका हो गई। लेकिन यह बात जब सुनने के बाद जो था सुन करने लग जाता है कि ठीक है आगे ख्याल रखना, वह हमारे घर कतई आना नहीं चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद राधा का जो मन होता है पूरी तरह से उदास हो जाता है। काफ़ी एक हफ्ते का वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन राधा और नेत्रपाल दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं कर पाते हैं। लेकिन राधा और नेत्रपाल दोनों मिलने के लिए पागल सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही राधा को यकीन होता हमारा जो पति है पूरी तरह से हमारे ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया, तो उसी वक्त मौके का जो फ़ायदा होता राधा और नेत्रपाल दोनों मिलकर अपने बेडरूम में उठाना शुरू कर देते हैं। वक्त अब बीतने लग जाता है, गाँव में पूरी तरह से चर्चे होने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा माहौल आ जाता है कि ठीक जैसे ही अब 4 अप्रैल साल 2023 का वही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो नेत्रपाल को खबर लगता है कि इस समय घर में कोई नहीं है, क्योंकि इधर अश्विनी दुबे मौके पर खेत में गया हुआ है, उसके जो पिता होते झोपड़ी में गए हुए हैं। और घर में इधर नेत्रपाल नशे में घुसता है और वहीं पर राधा को पाता है और वहीं पर दोनों मिलकर सहमति से अब शारीरिक रिश्ते बनाना शुरू करते थे। उसी वक्त साहनी अब 5 साल की जो बच्ची होती पहुंचती है, सारा नज़ारा देख लेती है और दंग से रह जाती है, चीख पड़ती है, चीख की आवाज़ और राधा और नेत्रपाल कानों पहुंचता है और वहीं बच्ची को दोबोचते हैं और वहीं बातों को रखते हैं। जब बातों को सुनते कि अब बच्ची हमारी पोल बाहर खोल देगी, डर की वजह से दोनों गला दबाकर हत्या कर लेते हैं और वहीं चंद मिनट के अंदर एक कपड़े में लपेटते हैं और ले जाते हैं। बॉडी बाहर एक अर्धनिर्माण अस्पताल होता है, उसी के बगल एक केला होता है, पेड़ होता है, उसी ले जाकर डंप कर देते। फिर घर पहुंचते हैं। घर आने पर इधर जैसे ही अश्विनी दुबे पहुंचता है झूठी खबर फैला देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद राधा और नेत्रपाल सिंह की तरफ आता, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनज रह जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम जब सच्चाई जाती है सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल सा जाता है। पुलिस की टीम दोनों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों को गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा मिशेल के जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें विपुल वर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और इधर दिनेश कुमार यादव जी हैं जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और इधर बिमलेश कुमार सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, और इधर चंदन सिंह जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और जय हिंद जय भारत।